दोस्तों, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोई लॉबी ब्लैकमेल कर रही है? और ये लॉबी इतनी रसूखदार है, इतनी ताकतवर है कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को इसके आगे झुकना पड़ रहा है। अब मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप खुद चाहते थे कि डील कामयाब हो और ये जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई हल निकले, और इसीलिए ट्रंप ने खुद अपनी पहल पर युद्ध विराम कराया। लेकिन कल रात अचानक ट्रंप ने खुद फोन किया और डील तोड़वा दी, जो इस्लामाबाद में हो रही थी, बल्कि होने के करीब थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के पीछे यही लॉबी थी जो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, और ये उसी लॉबी का प्रेशर था जिसके आगे ट्रंप झुक गए, लाचार हो गए। अब दोस्तों, ट्रंप साहब की बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो इतने ज़्यादा लाचार हैं या उनकी मजबूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि अब वो कह रहे हैं कि ईरान का नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी के आसपास जो भी ईरान के जहाज़ आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। ट्रंप शेयर्स आर्टिकल डिस्कसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ नेवल ब्लॉकेट अगेंस्ट ईरान। ट्रंप का खुद का लिखा हुआ आर्टिकल है, यानी वो कह रहे हैं कि अभी तक तो ईरान के जहाज़, चीन के जहाज़, तेल के जहाज़ ईरान की मर्जी से निकल रहे थे हॉर्मुज़ की खाड़ी से। अब ये जहाज़ मैं निकलने नहीं दूंगा। अगर तुम हमारे जहाज़ आगे नहीं जाने दोगे तो मैं भी तुम्हारे जहाज़ आगे नहीं जाने दूंगा। अब दोस्तों, ट्रंप आगे क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम। अमेरिका में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रंप को खुद नहीं मालूम होता कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नेवल ब्लॉकेड होता है, अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी के दोनों तरफ नेवल ब्लॉकेड हो जाता है, कोई भी जहाज़ अमेरिका जाने नहीं देती, तो फिर होगा क्या? क्या फिर जंग हो सकती है? अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ और वज़न देके कह रहा हूँ क्योंकि ईरान की इस्लामिक सेना का ताज़ा बयान है कि अगर ट्रंप ने ये हिमाकत करी, हमारे जहाज़ रोके, फिर हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बार जो जंग होगी वो सिर्फ भयानक नहीं होगी, वो फाइनल हिसाब करेगी। ये बयान अब ईरान की इस्लामिक सेना की तरफ से आ रहा है। अब दोस्तों, तीन ही विकल्प बचे हैं, तीन ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो 14 दिन का युद्ध विराम है और ये जो बातचीत भले ही फ्लॉप हो गई हो इस्लामाबाद में, क्या अभी भी बातचीत बन सकती है? कोई हल निकल सकता है? ईरान को तो उम्मीद है, कुछ लोगों को अमेरिका में भी उम्मीद है। तो क्या ये बातचीत बन सकती है? कुछ हल निकल सकता है? एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है वो साफ है कि बातचीत टूट जाती है, लेकिन मिस्टर ट्रंप फिर 10 दिन का समय मांग लेते हैं, सीज फायर फिर बढ़ जाता है, बढ़ता ही रहा है। पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 14 दिन, हो सकता है 10-20 दिन के ट्रंप और समय मांग लें। ये दूसरा विकल्प हो सकता है। और तीसरा विकल्प तो एक ही है, क्या फिर फैसला जंग से होगा, बातचीत से नहीं होगा, डिप्लोमेसी से नहीं होगा, वॉर से होगा। और ईरान इस बात के संकेत दे रहा है। अब दोस्तों, बातचीत टूटने के बाद, फिर ट्रंप की धमकी के बाद, फिर इस्लामिक सेना जो ईरान की है उसके चैलेंज के बाद, कहीं ना कहीं अब ये जो मसला है और ज़्यादा मैं कहूँगा कि पेचीदा होता जा रहा है। इसलिए आज मैंने 3 खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ ज़मीर अब्बास होंगे जो सीधे ईरान के कुम शहर से लाइव हैं, और क्योंकि वो ईरान की सेना, ईरान के जो इस वक्त सरकार है उसके करीब हैं और वहाँ का मूड भी जानते हैं, वो सीधे लाइव होंगे कि ईरान में क्या है, ईरान में क्या सोच चल रही। हमारे साथ आज अहमद काज़मी साहब कई दिन बाद हमसे जुड़ रहे हैं। अहमद काज़मी साहब हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जो 42 सालों से 42 ईयर्स वो लगातार रिपोर्टिंग मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं। ईरान और इराक का 10 साल का जंग की जो जंग थी वो भी कवर करी। और हमारे साथ अमरीश मिश्रा भी होंगे जो एक तरह से आप कह सकते हैं ईरान के एक्सपर्ट भी हैं। सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग खबरें उन्होंने ही दी इस जंग के दौरान। तीनों को सुनते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं वो स्पष्ट होंगी। ज़मीर साहब, अब बातचीत जिस मोड़ पर आके रुक गई या ख़त्म हो गई या फिर से जंग का अंदेशा, ही तो बाद में हम बात कर लेंगे, लेकिन जो ताज़ा बयान ट्रंप साहब का आ रहा है वो कह रहे हैं कि अब मैं ईरान का एक भी जहाज हॉर्मुज़ की खाड़ी से निकलने नहीं दूंगा। यानी समंदर का रास्ता अब आपके लिए ब्लॉक है, आपका जहाज अब नहीं निकल सकता। जंग में निकल रहा हो
अब नहीं निकलेगा जहाज, मिस्टर जमीर? देखिए, ये तो कम से कम ट्रम्प जी मान रहे हैं कि ट्रम्प साहब मान रहे हैं कि हम होर्मुज को खुलवा नहीं सकते और होर्मुज के अंदर हम आ नहीं सकते। कल उन्होंने क्लेम ये किया था कि हमारी 2 वॉरशिप्स आ रही हैं और वो होर्मुज पहुंच गई। ईरान ने वीडियो रिलीज किया लाइव वहां का कि कोई उनकी वॉरशिप्स यहाँ पर आई ही नहीं। जो इब्राहिम अजीजी साहब हैं, वहां पे पार्लियामेंट कमीशन के हेड हैं, तो उन्होंने वीडियो रिलीज किया है अपने ट्विटर पर और कहा कि भाई ट्विटर पर ट्वीट करके या पोस्ट करके आप जो है होर्मुज नहीं खुला सकते, होर्मुज की चाबी हमारे पास है। मैं कह रहा हूं कि ट्रम्प तो चैलेंज दे रहे हैं, सीधा चैलेंज आपको दे रहे हैं कि आपका जहाज मैं निकलने नहीं दूंगा। क्या ईरान की आपकी इस्लामिक सेना तैयार है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, सेना तो पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप ने 48 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो उनकी कौन सी धमकी ऐसी थी जो उन्होंने धमकी देने के बाद कुछ अमल किया हो? तो ट्रंप की बात जो भी इस वक्त पोजीशन है, वो जो कहते हैं लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वो कहते कुछ हैं और कर कुछ नहीं पाते। यानी उनकी ये हालत हो गई है कि उनको भी कोई नई बात बोलनी है और नई बात बोलने के बाद खुद 24 घंटे के बाद वो कोई दूसरी नई बात बोलेंगे। तो ट्रंप क्या कर सकते हैं? बहुत वीकनेस की पोजीशन में है ट्रंप, और जो इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट है, सारा कंट्रोल इस वक्त उनके पास है और सारे जो मोहरे चल रहे हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं। ट्रंप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। ट्रंप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं कि इस्लामिक सेना या इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स क्या कर रही है। खुद उनके पास कोई ऑप्शन इस वक्त बचा नहीं है। मिलिट्री की हालत, नेवी की हालत, कल उन्होंने 2 वॉरशिप्स भेज के भी देख लिया कि दोनों वॉरशिप्स को ईरान ने कहा 30 मिनट्स का टाइम है, खुला सिग्नल दिया 30 मिनट्स का टाइम है, रिट्रीट करो वगरना लॉक कर दिया आपके ऊपर मिसाइल। और वो 30 मिनट्स में दोनों वॉरशिप्स उनकी भागी और वो आई थी फुजैरा से, और वो आ रही थी फुजैरा से उस ओमान की तरफ से वो आने की कोशिश कर रही थी खाड़ी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की के तरफ। तो ईरान ने उनको घेर लिया और उनको 30 मिनट का टाइम दिया कि वापस नहीं जाओगे तो मिसाइल मारा जाएगा। वो भी इसलिए दिया क्योंकि वहां पर नेगोशिएशन चल रहा था, अदरवाइज बिना बोले ईरान मार देता। तो अमेरिका के पास ऑप्शन बचे नहीं है दीपक जी। खुद उनके डोमेस्टिक उनके प्रॉब्लम्स हैं, मिलिट्री के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। कौन से प्रॉब्लम ट्रंप अपने सुलझा सकते हैं ईरान से जंग के अंदर आगे बढ़ के? सिवाय एग्जिट, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है जी। एग्जिट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जमीर साहब कह रहे हैं किसी कीमत पे अब हम दबने वाले नहीं हैं। इस्लामिक सेना की जो उंगली है, हाथ हमेशा बंदूक के ट्रिगर पे रहता है, घोड़े पर रहता है, या ये घोड़ा कब छूटे वो कह रहे हैं साहब इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इन्होंने मिसाल भी दी कि कल 30 मिनट में 2 जहाज, 2 वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स जिसे कहते हैं यूएस नेवी की, उनको वापस कर दिया 30 मिनट के अंदर। अमरीश साहब, आप तो वॉर हिस्टोरियन रहे हैं, रणनीति समझते हैं मिलिट्री की। अगर ये सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जैसा कि ट्रंप अब चैलेंज कर रहा है कि मैं ईरान के जहाज भी नहीं जाने दूंगा, शायद उनका इशारा चाइना के जहाज की तरफ भी हो सकता है, तो क्या अब जो विकल्प है ईरान की सेना के पास या खामनाई निजाम के पास, क्या यमन का रास्ता भी ब्लॉक होगा जो रेड सी से आ रहा है, इसको भी ब्लॉक कर देंगे? यानी ऑयल की रूट नंबर 2 वो भी ब्लॉक हो जाएगी, रूट नंबर 2। देखिए, ये तो पूरी संभावना है कि ईरान जब रिस्पॉन्ड करेगा, अगर ईरान का नेवल ब्लॉकेड हुआ, अब नेवल ब्लॉकेड ये बीच बीच में अमेरिका करता रहा है अलग अलग देशों का, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सब चीजें ज्यादातर हुआ करती थी। अभी अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो ईरान के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो बाब अल मंदाब स्टेट है उसको बंद करा दे, वो जो, और उससे रेड सी से पूरा एक व्यापार रुक जाए, समझिए, और जो हूती के कंट्रोल में है, जो हूती के कंट्रोल में जी, जो यमन के कंट्रोल में। और दूसरा ऑप्शन ये है, देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बैटल ऑफ इस्फहान के बाद, 6 अप्रैल को जो ट्रंप की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उसने विक्ट्री क्लेम की, हालांकि वो डिफीट थी क्योंकि वहां लोग गए थे, अमेरिकन गए थे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल उठाने, वो नहीं उठा पाए, और फिर उन्होंने कहा कि पायलट को बचाने हम गए। उसमें उसने एक बात कही थी ट्रंप ने, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा था कि इब्राहिम लिंकन जो थी उसके ऊपर 101 मिसाइल ईरान ने दागी और हमने 101 के 101 रोक दी। तो ये बताओ कि 102 का तो तुमने इंतजार नहीं किया, तुम तो हट गए वहां से।
मतलब 101, चलो मान लिया तुमने 101 रोकी, 101 और आती तो तुम नहीं रोक पाते, इसलिए तो इब्राहिम लिंकन हटी। तो इसका मतलब देखिए, इसी बात में सारा मर्म छुपा हुआ है कि वहां पर अमेरिका की जो नेवी है, इट इज नॉट केपेबल, वो केपेबल ही नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी टेस्ट हो चुकी है। ईरान के पास वो हथियार हैं, वो सारी चीजें हैं, वो बल्क में मास में मारेगा। तुमने 101 रोक दी, उसके बाद कई दिनों तक इब्राहिम लिंकन गायब रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय ये इम्प्रैक्टिकल बात, और ये वैसी ही बात है। इससे क्या होगा, अमेरिका और ज्यादा आइसोलेट होगा दुनिया में, करके देख ले, इससे और ज्यादा आइसोलेट होगा। और इजराइल की तो जो एक आइसोलेशन है कि स्पेन भी खिलाफ है, फ्रांस भी खिलाफ है, ब्रिटेन भी खिलाफ है, सभी देश, इटली भी खिलाफ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ईरान को ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट्स मिलेंगे और ईरान के प्रति सिंपैथी ज्यादा हो जाएगी। जी ज़मीर भाई, आप चूंकि ईरान से लाइव हैं, ईरान की सरजमी पर आप हैं और लगातार आप सेना के लोग या फिर वहाँ की जो मीडिया के लोग हैं या वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबके आप टच में रहते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि इस वक़्त वहाँ का जो निज़ाम है उसका क्या मूड है? ईरान के निज़ाम का क्या मूड है? सेना का क्या मूड है? क्या दोबारा जंग लड़ने के लिए कमर कस रहा है ईरान? या फिर कोई रास्ता बीच का ढूँढ रहा है? या फिर मैं मानूँ कि पब्लिक चाहती है कि अब फाइनल हिसाब हो जाए? एक लेडी एक बोर्ड लेके खड़ी थी कल रात को, लाखों की तादाद में लोग हर रोज रात को आ रहे हैं, जब से आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का लेटर आया उसके बाद तादाद बहुत बढ़ गई है। वो एक बोर्ड लेके खड़ी थी, वो कह रही थी कि हम जंग से नहीं डरते, हम नेगोशिएशन से डरते हैं। जी। यानी ईरानी अवाम कह रही है, मैं एक मिसाल दूं दीपक जी, कि पूरे जंग में 40 दिन में ईरान के 2000 लोग शहीद हुए, लेकिन जी। 1.5 दिन में अमेरिका ने जो वेपन्स के जरिए से ईरान के अंदर हमले करवाए थे 8 जनवरी को, तो 1.5 दिन में 3,500 लोग मर गए, शहीद हुए, 3,500। तो ईरान के लिए जो मेन खतरा था वो ये वॉर नहीं है, ईरान के लिए खतरा था नेगोशिएशन के जरिए से अमेरिका कोई ऐसी चालबाजी करता कि ईरान का जो इस वक्त अपर हैंड है, वो अपर हैंड ईरान अपना पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो ईरान के अंदर पब्लिक का मूड बिल्कुल क्लियर है कि ये वॉर फाइनल वॉर हो, निर्णायक वॉर हो, और ये वॉर के बाद दुनिया इस ऐसी पोजीशन में पहुंच जाए कि दोबारा ईरान पे हमला ना हो। कल एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई दीपक जी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान के एक एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट, उनका मैं रिव्यू देख रहा था, तो उन्होंने उसके अंदर बताया कि ये जो 2 वॉरशिप्स आई थी ना, वो कह रही थी वो हमारे लिए लुकमा बन गया था खाने के लिए, लेकिन क्योंकि नेगोशिएशन टीम वहां बैठी थी और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां इस्लामाबाद बैठी थी, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इजाजत नहीं दी कि हम उनको मारे, वगरना कल जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था कि इनकी 2 वॉरशिप्स को हम लोग कल तहस तहस कर देते। तो ईरान की पब्लिक में जो मूड है वो यही मूड है कि भाई ये वॉर निर्णायक वॉर होना चाहिए, और हम लोगों को अगर शहादतें होंगी या नुकसान होगा हम रीबिल्ड कर लेंगे। आपने देखा होगा वीडियो कि 3 दिन में उन्होंने वो ट्रेन का रेलवे ट्रैक और ब्रिज जो टूट गई थी 3 दिन में रीबिल्ड कर दिया। तेहरान के मेयर ने कहा कि 37,000 हाउसेस और खराब हुए जंग में तेहरान में, उसके अंदर 13,000 ईरान ने बना के वापस हैंड ओवर भी कर दिया। तो ईरान में जैसे हमले हो रहे हैं, रीबिल्डिंग भी वैसी ही चल रही है। नहीं, वो तो ठीक है, रीबिल्डिंग हो रही है और जज्बा भी है, मिजाज भी है, आप जंग लड़ना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई अब तो कोई असलाह बचा नहीं, मिसाइलें सब हमने खत्म कर दी है, नेवी आपकी डुबो दी है, तो क्या भाई असला वसला सब मिसाइल है कि नहीं है? ये तो बता दीजिए। दीपक जी, हमारे पास जिन की आर्मी है, जिन रहते हैं ना, फरिश्तों की आर्मी है, वो दिखती भी नहीं है, रेडार में भी नहीं आती है, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया। मिसाइल रोज रात को कौन मार रहा है? और इनकी नेवी कल 2 वॉरशिप आई थी तो इनको भगाया किसने? और ये जो ये कह रहे हैं कि मिसाइल ईरान की खत्म हो गई है, ईरान के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स में आकर उन लोगों ने कहा कि भाई अभी तक हमने 10% भी इस्तेमाल नहीं की है, तो अभी तो ये जंग तो शुरू भी नहीं हुई है। तो अब ईरान में अभी तो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है दीपक जी। ओहो ओहो ओहो, 38 दिन ट्रेलर चल रहा था, पिक्चर अभी आना बाकी है।
बरसों की तैयारी। जमीर साहब कह रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे असला हो, मिसाइल हो, गोला हो, बारूद हो या पेट्रोल बोट हो, कोई चीज की कमी नहीं। जज्बा भी है, जज्बा तो खैर अपर हैंड है ही, एज है ही उसकी वजह से ईरान की। भाई अमरीश भाई, अब असली सवाल पर आ जाते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है। ये बताइए, आप लगातार टच में रहते हैं, हमको पता है कि ईरान में आप किन लोगों के टच में हैं। मुझे अब अंदर की बात बता दीजिए बिना किसी का नाम लिए हुए। ये जो खेल हुआ अचानक, मतलब 1:30-2 बजे तक सब कुछ ठीक था, 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक, डेढ़, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद एकदम से जेडी वांस का जो है मिजाज बदल जाता है। बातचीत चल रही होती है, डायरेक्ट बातचीत हो रही है 47 साल के बाद, सब कुछ ठीक है, चाय के प्याले चल रहे हैं, कॉफी के प्याले चल रहे हैं, डिनर एक साथ किया जा रहा है। फिर ये 2-2:30 बजे क्या हो गया? ट्रंप साहब को किसने भड़का दिया रात में 2 बजे कि अचानक मियामी से फोन करते हैं जेडी वांस से और बातचीत टूट जाती है? ये सीधे सीधे नेतन्याहू का प्रेशर था। देखिए नेतन्याहू का अरे नेतन्याहू नेतन्याहू का चेला है, आप कह रहे चेले का दबाव कैसे हो सकता है? नहीं, चेले के पीछे जो लॉबी है, जूइश लॉबी, जो यहूदी लॉबी है, वो देखिए, वो नहीं, जो नेतन्याहू, एक मिनट, आप कह रहे नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, ट्रंप ने जेडी वांस को फोन किया, जेडी वांस ने बातचीत तोड़ दी, मतलब तो क्या नेतन्याहू गुरु है ट्रंप के क्या? भाई नेतन्याहू के पीछे जो लोग हैं वो तो गुरु है ना, पैसे के मामले में। वही उन्होंने ही ट्रंप को बैठाया है। और जूइश लॉबी इस समय पूरा ग्रेटर इजराइल चाहती है, वो उसका टारगेट है कि लेबनान और ये सब हिस्से हम ले लें, सीरिया वगैरह, और उसमें ईरान सबसे आगे, सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि कोई ऐसी बातचीत ना हो जिससे ईरान से समझौता हो जाए, क्योंकि ईरान से समझौता होते ही जो रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं, जो हिजबुल्ला है लेबनान में, गाजा में हमास है, हूती है यमन में, सीरिया में भी रेजिस्टेंस है, इराकी रेजिस्टेंस है, वो सब मजबूत हो जाएंगे। देखिए इस समय मिडिल ईस्ट की पूरी जो परिस्थिति है बहुत ही टर्बुलेंट है। इराक में अभी इलेक्शन देखिए, नया प्रेसिडेंट एक आया है, वो उसमें प्राइम मिनिस्टर किसको चुनता है, वहां पर देखिए संघर्ष है, लेबनान में संघर्ष है अंदरूनी, सीरिया में तो गजबी हो गया है कि वो अल जुलानी की सरकार है लेकिन सीरियन रेजिस्टेंस वो ईरान के साथ है। तो मतलब ये तो कभी किसी ने सोचे नहीं था। ये भी एक हिडन आर्मी थी ईरान की सीरिया में, जो अचानक अल करार के नाम से उभर गई, और अभी तो और बहुत सारे नाम से उभरी। क्योंकि ईरान में एक बात है, जो दिखता है वही केवल नहीं होता, बहुत सारी चीजें पोशीदा है, छुपी हुई, और वो जो छुपी हुई चीजें हैं वो लोग समय समय पे निकालते हैं अपने समय पे। तो यहूदी लॉबी देखिए इस बार उसको एक ऐसा एक क्या कहेंगे, एनिमी मिल गया है, या कंपेरेटर मिल गया है, जो यहूदी लॉबी के हर दांव को जानता है और उसको कैसे काउंटर किया जाए इसको भी जानता है। यहां पर फंस गए यहूदी लॉबी। ये कह रहे हैं अमरीश जी, और मैं इनकी बात को क्यों ना मानूं, क्योंकि इनकी जितनी बातें हैं एक तरह से असेसमेंट रहते हैं, प्रेडिक्शन तो नहीं, असेसमेंट सच साबित होते हैं। बहुत पहले से कह रहे थे कि जंग होगी, किस तरह से होगी, क्या फॉर्मेट होगा, सब कुछ इन्होंने बताया है। इनका ये कहना है कि ये जो जंग है कहीं ना कहीं दोबारा होने जा रही है, और इस जंग के पीछे जीव लॉबी है, वन ऑफ द रिचेस्ट लॉबीज इन द वर्ल्ड, जो इसके पीछे है, ट्रंप के पीछे खड़ी है, और उन्होंने ही, उनके दबाव में ही ये युद्ध कहीं ना कहीं जो है फिर से शुरू होने जा रहा है। बस चलते चलते एक सवाल, क्योंकि चलते चलते ही आप आएंगे, हाँ, है ना, तो एक सवाल मैंने कहा पूछ लूं आपसे। ये बताइए, हाँ ये बताइए काजमी साहब, कि क्या ये जंग फिर से शुरू होने जा रही है, और क्या इस बार जंग में टर्की भी शामिल होगा? क्योंकि टर्की ने कहा है कि अगर इजराइल खलनायक है, विलेन है, तो हम इस बार युद्ध लड़ेंगे, टर्की ने कहा। तो क्या कई मुल्क शामिल होंगे? दिस वॉर इज बिकमिंग बिग, दिस वॉर इज बिकमिंग बिग। टर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इस किस्म की बातें करेगा लेकिन अमेरिका और इजराइल से बहुत दूर नहीं जाएगा। दूसरी बात फिर वहीं आ रही है, बैक टू स्क्वायर वन, के अगर पागलपन हावी हुआ तो जंग दोबारा होगी, नहीं तो जितनी पिटाई अमेरिका और इजराइल की हो चुकी, उसके बाद वो फिर से जंग शुरू करने की हालत में नहीं है, अगर वो लॉजिक से और तजर्बे के हिसाब से वो कोई फैसला करें। लेकिन जिस तरह से ऐसा लगता है कि वो एक फोन कॉल होता है नेतन्याहू की तरफ से, एप्स्टीन फाइल का डर दिखा दिया जाता है, क्या होता है कि वो फिर फैसले बदल जाते हैं। अगर उसी तरह से फैसला बदला फिर ट्रंप ने और पागलपन हावी हुआ तो वो जंग फिर शुरू होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तजर्बे की रोशनी में तो
उन्हें शुरू नहीं करनी चाहिए। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है, उसके यहाँ कोई कमजोरी नहीं है। पहली बात, मुझे नहीं मालूम अब से पहले क्या क्या डिस्कस हो गया, लेकिन एक बात मैं कहूं, कभी क्या आपने इतनी लंबी पत्रकारिता के दौर में कभी देखा है कि अमेरिका से कोई मुल्क ये कहे कि आप हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहे? इस वक्त का जो मोहम्मद बाकर कालीबाफ का जो बयान है वो ये बता रहा है कि अमेरिका हमारे नुमाइंदों की का एतमाद भरोसा हासिल नहीं कर सके, इसलिए ये बात नाकाम रही और आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की सियासत में तब्दीली का ये इशारा है। काजी साहब, चलते चलते क्योंकि समय हो रहा है, एक और सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जो 14 दिन का युद्ध विराम है, क्या ये युद्ध विराम रहेगा, या आपको लगता है इसी सीज फायर के बीच में ही जंग शुरू हो जाएगी? हालात ऐसे हैं। देखिए, आज जो इशारा मिला है, इजराइल ने फिर लेबनान पर हमले शुरू कर दिए और वो जंग बंद नहीं होने देना चाहता। अगर उसी से मुतासिर होकर के उसी की बात मानते हुए ट्रंप साहब ने फैसला लिया, चूंकि कल उन्होंने ये धमकी दी थी कि जहाजों पर हमारे हथियार लादे जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो फिर जंग शुरू होगी। तो ऐसी हालत में जंग फिर से शुरू हो सकती है, इसके इम्कान बहुत हैं। लेकिन बात वही है, अगर कोई समझ से अकल से काम लेगा तो जंग नहीं होगी। लेकिन अगर एप्स्टीन फाइल के डर से, नेतन्याहू के डर से फिर से ट्रंप ये फैसला ले लेते हैं तो जंग होगी और इसमें और ज्यादा ईरान और हावी होगा। अमेरिका और इजराइल के लिए और ज्यादा एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन आने वाला है। आखिरी सवाल अमरीश जी, क्या जो इशारा किया काजमी साहब ने, भाई 40-42 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, इनका कहना है कि ट्रंप खुद नहीं बोल रहे, उनको बुलवाया जा रहा है, ज्यू लॉबी और नेतन्याहू उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या सही बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल कर रही है ज्यू लॉबी? नहीं, ये तो मैंने कहा ही दीपक जी, पहले भी कहा कि ज्यू लॉबी का पूरा इस समय, और वो नाम भी सामने आ गए। वो अगर आप कभी कहेंगे तो, हालांकि लोग नहीं फेमिलियर उन नामों से, लेकिन वो नाम भी सामने हैं जो वर्ल्ड का फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस कैपिटलिज्म को जो कंट्रोल करते हैं, वो इस समय ट्रंप को डिक्टेट कर रहे हैं क्या करना चाहिए, और उनके खिलाफ ट्रंप नहीं जा सकता। मैंने आपसे कहा था कि ये वो लोग हैं जो बिल गेट्स को भी कंट्रोल करते हैं, एलॉन मस्क को भी कंट्रोल करते हैं। ओह माय गॉड, ये वो लोग बिल गेट्स को कंट्रोल करते हैं, एलॉन मस्क को कंट्रोल करते हैं, दुनिया के कॉर्पोरेट को कंट्रोल करते हैं, उनकी ही चाबी जो है, ट्रंप की चाबी उन्हीं के हाथ में इस वक्त। ब्लैकमेल जैसी स्थिति है। अमरीश जी नाम बताना चाह रहे थे, समय कम है, मैं फिर एक प्रोग्राम करूंगा। मैं चाहूंगा खुलकर, ये जो ज्यू लॉबी है जिसने एक युद्ध करवा दिया, फिर युद्ध रुकवा दिया, फिर दोबारा बातचीत तोड़ दी, यानी ऐसा लगता है कि सारा रिमोट, हमारा आपका दुनिया का सारा रिमोट इस ज्यू लॉबी के हाथ में है, और जो ये चाहते हैं, जैसा बटन दबाते हैं, दुनिया वैसी नाचती है। इस पर मैं जरूर बात करूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि समय कम हो रहा है। काजमी साहब, आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है, उनका भरोसा नहीं है, जंग फिर से शुरू हो सकती। लेकिन एक और बात मैं चाहूंगा काजमी साहब की, उस पर अमल करें कि अकलमंदी से काम लिया जाए, थोड़ा सा संजीदगी से काम लिया जाए, तो अभी भी बात बन सकती है। क्योंकि ब्रेक थ्रू नहीं है इस बातचीत में, ब्रेक थ्रू इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ। ये जेडी वांस भी मानते हैं, ईरान भी मानता है। अमरीश साहब आप आए, काजमी साहब आप आए, इससे पहले जमीर साहब ईरान से सीधे लाइव थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।